हाय मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि क्लास 6 एनसीईआरटी का आज हम लोग इतिहास कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास 6 एनसीईआरटी हमारा अतीत, यह इतिहास है। ठीक है, ये जो भी यूपीएससी सीएससी या फिर स्टेट या फिर कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, और इसमें बहुत छोटे छोटे सवाल इसमें से बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसके नोट्स को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा, और हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो लोग कहाँ रहते थे, प्रारंभिक समय में लोग कहाँ रहते थे? तो नर्मदा। ठीक है, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश, कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रह रहे थे। ठीक है, कितने वर्ष पहले? कई लाख वर्ष पहले। वह कुशल संग्राहक थे। भोजन, जड़, फलों, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर जानवरों का क्या करते थे? शिकार करते थे। ठीक है, किस समय की बात कर रहा है? कई लाख वर्ष पहले की। ठीक है, उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ पाक अफगानिस्तान की सीमा। ठीक है, उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ पाक अफगानिस्तान सीमा। ठीक है, इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं जौ के फसलों को अपनाया आरंभ किया, और जानवर में भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया और गांव में रहते थे। ठीक है, कहाँ रहते थे? गांव में। और आप लोग याद रहेगा सबसे पहले कौन से 8 वर्ष पूर्व कौन से फसल उगाए? गेहूं जौ, और जानवर कौन पालतू बनाया? भेड़, बकरी, गाय, बैल। ठीक है, और कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। और उत्तर पूर्व में गारो। ठीक है, ये एक जनजाति का नाम है। मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियाँ, गारो असम, विंध्य पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। कहाँ सर्वप्रथम उपजाया गया था? विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। ठीक है, ये जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये लगभग कई एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस जो भी नोट्स है उसको बहुत ध्यान से देखते और मन से सुनते चलिएगा। चलिए देखते हैं। सिंध व सहायक मतलब सिंध के सहायक नदी 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले थी। मतलब यहाँ क्या रहेगा? मात्रा रहेगा फले फूले। गंगा व तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास। ठीक है, गंगा व सोन नदी, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना। ठीक है, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई थी। कहाँ? गंगा व सोन नदी। देश का नाम देख लेते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसका अर्थ संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनानी वासी सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहते थे। ईरान क्या कहते थे? हिंडोस कहते थे। और यूनानी क्या कहते थे? इंडोस कहते थे। ठीक है, इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को क्या कहा जाता था? इंडिया। ठीक है, भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है भारत का वर्णन? ऋग्वेद में।
हमारे अतीत के बारे में कैसे जाने, ठीक है। मतलब जो भी प्राचीन के काल में क्या हुआ, कैसे हुआ, लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सारे चीज़ों के बारे में हम कैसे जाने, उसके बारे में देख लेते हैं। तो कैसे जाने, पांडुलिपि दिया है ना, पांडुलिपि। पांडुलिपि ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती, किससे लिखी होती थी, हाथ से। और ये किसके बने होते थे, ताड़ के पत्ता, भूर्ज के पेड़ का छाल से निर्मित। भूर्ज एक पेड़ है जिसके छाल से निर्मित यह भोजपत्रों पे लिखी जाती थी, ठीक है। अंग्रेजी में इसके लिए स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से लिया गया है, ठीक है। आज भी आप लोग होटल वगैरह में जाते हैं तो मेनू मिलता है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय में चर्चा मिलती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों में इन पांडुलिपि जो होती है, पांडुलिपि जो है उसी में किस किस की चर्चा मिलती है, तो सारी चीज़ों के बारे में, जैसे धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान और सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है, किसमें, पांडुलिपि में। संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषा में लिखे हैं। संस्कृत किस भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत आम लोगों की भाषा थी, ठीक है। अभिलेख अतीत के बारे में जानने का और महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, अभिलेख है, ठीक है। एक तो पांडुलिपि हो गया और दूसरा अतीत के बारे में जानने के लिए स्रोत कौन से, अभिलेख। यह कठोर सतह उत्कीर्ण किए जाते, कठोर मतलब सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। पुरातत्वविद किसे कहते हैं, वे व्यक्ति जो अतीत में बनी सब वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, मतलब अध्याय नहीं, अध्ययन होगा, क्या होगा, अध्ययन करते हैं, ठीक है। अध्ययन अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ अध्ययन रहेगा, ठीक है, अध्ययन रहेगा, अध्याय नहीं रहेगा। तो जो अध्ययन करते हैं वे पत्थर ईंटों से बनी इमारतों और शेषु चित्र मूर्तियां इत्यादि इसमें, ठीक है। इतिहासकार किसे कहते हैं, जो अतीत के अध्ययन, ठीक है, अध्ययन अभी जो मैंने लिख के दिखाया था ना, अध्ययन करते हैं। तिथियों का अर्थ, बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर, कास्ट मतलब ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले, मतलब लोग कहते हैं ना 600 ईसा पूर्व, मतलब जो हमारा पंचांग स्टार्ट हुआ, मतलब हमारा 2001 2002 या फिर जब 100 से जो स्टार्ट हुआ उससे पहले, ठीक है। बीसी का मतलब क्या होता है, बहुत पहले, ईसा पूर्व के जन्म से पहले, और एडी का मतलब ईसा पूर्व के जन्म के बाद, ठीक है। तो 1 2 जहाँ से शुरुआत होता है वो हमारा ईसा मसीह के बाद से है, और 1 2 के पहले ईसा पूर्व, ठीक है। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध गंगा घाटी के नगर कौन है, मगध 2500 वर्ष पूर्व। तो ये हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज में, आरंभिक मानव की खोज में, आरंभिक नगर आखेटक खाद्य संग्रह, यह महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया है। भोजन जानवरों का शिकार, मछलियाँ, चिड़िया, फल फूल, दाने, पेड़ पौधे, अंडे इत्यादि। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का, मान लीजिए अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का कारण इनका क्या होता था, चलिए देखते हैं। भोजन की, एक तो पहले तो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। दूसरा, जो मवेशी पाल रखे थे, जो जानवर जैसे गाय भैंस, जो भेड़ बकरी जो भी थे, तो उनके चारे की तलाश में, ठीक है। ये जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है।
चारा की तलाश में एक और एक जानवरों के शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे। अलग अलग मौसम में फलों की तलाश में भी, पानी की तलाश में भी इन लोगों का के लिए पत्थरों, लकड़ियाँ की तलाश में भी ये लोग जाते थे। ठीक है। इन लोगों ने काम के लिए पत्थर और हड्डियों के औजार बनाए थे। ठीक है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुएं अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल कोई पूछे तो पूरा का मतलब पुराना, स्थल का मतलब स्थल। ठीक है। जगह जहाँ पुराने बर्तन, औजार और वस्तु अवशेष मिलते हैं उसे हम पूरा स्थल कहते हैं। भीमबेटका किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश का एक पूरा स्थल, गुफा व कंदराएं मिली हैं। याद रहेगा भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। जहाँ गुफाएं और कंदराएं मिली है, जहाँ लोग रहते थे, नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी के पास स्थित है। ठीक है। अब देख लेते हैं कोरनूल गुफा कहाँ स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। यहाँ क्या मिले? राख के अवशेष। वहाँ क्या मिले? कंदरा और क्या मिले हैं? गुफाएं मिली है। ठीक है। कंदराएं और गुफाएं मिली है जहाँ मानव रहते थे। ठीक है। नर्मदा नदी की। और इसका इस्तेमाल मांस भूनने व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए। यहाँ वो रहेगा बदलाव आए और इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है। जब बदलाव आया तो क्या हुआ? घास के मैदान बनने लगे और हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बना। ठीक है। प्रारंभिक पशुपालक और कृषक के साक्ष्य चलिए देख लेते हैं। बुर्ज कहाँ है? कश्मीर में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। चिराद बिहार में। चिराद कोई पूछे? बिहार में। कुलडीहवा मध्य प्रदेश में। कुलडीहवा मध्य प्रदेश में। ब्रुज होम कहाँ है? कश्मीर में है। कुलडीहवा मध्य प्रदेश में है। दावोजली असम में। दावोजली असम में। ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। गर्तवास याद रहेगा? गड्ढे के नीचे जो घर बनते थे उन्हें गर्तवास कहा जाता था। बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में है। मेहरगढ़ मेहरगढ़ का आरंभ 8,000 साल पहले स्थान कहाँ हुआ था? ईरान से जाने वाले यह स्थान ईरान से जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यह बेलन दरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। इस इलाके में गेहूं, जौ, ठीक है, भेड़, बकरी पालना सीखा। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिलते हैं। ठीक है। कहाँ मिलते हैं? तो मेहरगढ़ की बस्ती में। ठीक है। जो ईरान जाने वाले रास्ते में क्या था? महत्वपूर्ण था। ये बेलन दरे के पास हरा भरा एक समतल है। मेहरगढ़ की ये सारे हम चीज जो भी पढ़ रहे हैं मेहरगढ़ में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। मेहरगढ़ की कब्रों के स्थान समान भी रखे जाते थे। ठीक है। यह कब्र मानव के साथ बकरी भी दफनाई जाती थी। ऐसा मानना तो होता होगा, कुछ होती होगी तभी बकरी दफनाई जाती थी। ठीक है। पूरा पसाड़ यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पूरा का मतलब प्राचीन, पसाड़ का मतलब पत्थर। अब कोई पूछेगा तो नहीं भुलाएंगे आप लोग? भूलेंगे नहीं ना? पूरा का मतलब क्या होता है? प्राचीन। पसाड़ का मतलब पत्थर। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रारंभिक, मध्य, उत्तर। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पसाड़ युग। पूरा पसाड़ काल कब से कब तक चला? 20 लाख से 12,000। ठीक है। इसे आरंभिक काल कहते हैं। ठीक है। मध्य 12,000 से 10,000। इसे काल पर्यावरणीय बदलाव भी मिलते हैं। ठीक है। नवपाषाण काल 10,000 वर्ष पहले अगले युग की शुरुआत। अब देख लेते हैं आरंभिक नगर। पाठ 3 आरंभिक नगर। हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले एक
जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी मतलब अंग्रेजों के ज़माने में, तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर थे, अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। ठीक है, अचानक से, जो अभी आधुनिक में क्या है, अभी पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी के निकट विकसित हुई। 4700 वर्ष पहले यह सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी? हड़प्पा। हड़प्पा नगरों की विशेषता। ठीक है, हड़प्पा नगरों की विशेषता। हड़प्पा नगरों की विशेषता देख लेते हैं। इन नगरों को हम 2 या उससे ज़्यादा भागों में बांट सकते हैं। पहला था दुर्ग, दूसरा था निचला नगर। दुर्ग पश्चिम में था। इसकी ऊंचाई पर बना अपेक्षाकृत छोटा था। ठीक है, निचला ये पूर्वी भाग पर था। ठीक है, ये निचली हिस्से पर था, भाग बड़ा था। दोनों की हिस्सेदारी 4 दीवारी पक्की ईंटों की बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो इस नगर में विशाल स्नानागार मिला। यह स्नानागार ईंट प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर के दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। ठीक है, चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है, मतलब टॉपिक मिला है, जिससे आप लोग को क्वेश्चन बन सकता है। वैसे कालीबंगा का अर्थ मैं बता दे रही हूँ, काली चूड़िया होता है। ठीक है, और ये कहाँ, कालीबंगा और लोथल और अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में से भंडार गृह भी मिले हैं। भवन, नाले और सड़कें। ये घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते। अधिकांश घरों में अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जल निकासी प्रणाली काफी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। ठीक है, अब नगरीय जीवन देख लेते हैं। मैं तो देखी ही हूँ, मतलब मैं भी नहीं थी, लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब मैंने बुक में पढ़ रखा है। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। ठीक है, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। कितना अच्छा लगता होगा उस जमाने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे। ठीक है, नगरों में लोग निर्माण कार्य में क्या थे? संलग्न थे। और यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने, चांदी के बने भूषण प्राप्त हुए हैं। लिपिक में कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे, कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबे कांसे के औजार, ठीक है, हथियार, बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने, गहने एवं बर्तन, बाट, चट, पत्थर, मनके, कार्निलियन पत्थर। हड़प्पा के लोगों पत्थर से क्या करते थे? मोहरे भी बनाते थे। फ्यांस किसे कहते हैं? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ। चलिए कच्चा माल देख लेते हैं, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। कच्चा माल किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग से कोई पूछे, कच्चा माल किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। या फिर किसान, पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे मेहरगढ़ में 7000 वर्ष पूर्व कपास की खेती होती थी। कच्चे माल का आयात तांबा राजस्थान और ओमान से, सोना कर्नाटक, टीन ईरान से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। भोजन, हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे, अनाज उगाते थे। गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, वही चावल और तिल, सरसों उगाते थे। जुताई के लिए हर का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए जल संचय किया जाता होगा।
हड़प्पा के लोग गाय भैंस बकरी पालते थे तथा बेर को इकट्ठा कर मछलियाँ पकड़ना तथा हिरण जैसे जानवर का क्या करते थे, शिकार करते थे। ये सारी चीज़ हम हड़प्पाई लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। धौलावीरा ये गुजरात के खादिर बेट के किनारे बसा था। कहाँ बसा था? खादिर बेट के किनारे। यह इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, किसी ने देखा थोड़ी ना है। इस पत्थर पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। कहाँ? धौलावीरा में। ठीक है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के खादरी बेट के किनारे बसाया था। लोथल खंबात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती उपनदी के किनारे बसा था। यहाँ शंख, मुहावरे, मुद्रांकन और मुहरबंदी के क्या मिले हैं? भंडार गृह मिले हैं। अब चलिए, इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतनी विकसित सभ्यता थी, इतने लोग मतलब कार्य करने में सक्षम थे, फिर भी देखिए सभ्यता का अंत भी हुआ। कैसे हुआ? कुछ विद्वानों का मानना, सबके मत अलग अलग हैं। तो कुछ विद्वान क्या मानते हैं? नदियाँ सूख गई थी। दूसरे मानते हैं जंगलों का विनाश हो गया। कुछ मानते हैं बाढ़ आ गई थी। कुछ मानते हैं कि चरागाह समाप्त हो गए और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, युद्ध इत्यादि। चलिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं पार्ट 4 क्या है। क्या बताती हैं किताबें और कब्रें? ठीक है, मतलब जो भी किताबें हैं और कब्रें हैं क्या बताती हैं। प्राचीनतम ग्रंथ वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। ठीक है। वेद के लेखक कौन है? तो किसने लिखा है? तो संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखा है, ने किया था। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आप लोग सभी लोग जानते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना 35 साल वर्ष पहले हुआ था। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं, ठीक है, 1000 से अधिक क्या है? प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्ति कहा गया। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं, 1600 मंत्र हैं। याद रख लीजिएगा, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। ऋग्वेद में भाषा क्या है? प्राकृतिक है, ये भी याद रखने की चीज़ है, या वैदिक संस्कृत है। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण है। कौन कौन देवता है? मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा, अग्नि, इंद्र और सोम किस समय के देवता हैं? ठीक है। तो ऋग्वेद मतलब किस में, मतलब सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे अग्नि, इंद्र और सोम का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आप लोग बता, अगर याद रहेगा तभी तो बताएंगे ना। ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। पौधा भूर्ज वृक्ष 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। किसकी छाल पे? वृक्ष की। कौन सा वृक्ष था? भूर्ज वृक्ष। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में क्या है? सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में। अब प्रार्थनाएं देख लेते हैं। प्रार्थनाओं में मवेशी, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में नदियों का जिक्र है। ब्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु तथा गंगा, यमुना एक बार जिक्र मिलता है। गंगा, यमुना का कितने बार जिक्र मिलता है? एक बार। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, संस्कृति, परंपरा के आधार पर किया जाता था। ठीक है। आजकल जातिवाद है। अब पहले काम, भाषा और परिवार के समुदाय, निवास के स्थान पे वर्गीकृत किया जाता था। जो जैसा था उसको वैसा वर्ग मिलता था।
लोगों के लिए शब्द, लोगों का वर्गीकरण काम, परिवार, समुदाय, निवासी, संस्कृति की परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। लोगों के लिए शब्द, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। काम के आधार पे ऐसे दो ऐसे दो समूह थे समाज में। पुरोहित, जिन्हें कभी ब्राह्मण कहा जाता था, अनुष्ठान कार्य करते थे। राजा, आधुनिक समय जैसे नहीं थे, महल में रहते थे, न राजधानियाँ, न सेना, न कर वसूलते थे। मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था। ठीक है, इतना अच्छा था। जनता व पूरे समाज के लिए इसका प्रयोग आज भी जन होता है। दूसरा शब्द विष, इसका वैश्य से निकला है। जिन लोगों ने प्रार्थना की रचना खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। प्रार्थना की रचना की लोग खुद को आर्य कहते थे। अब विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, विरोधियों को क्या कहते थे? दास या दस्यु कहते थे। समाज का मुख्य 4 वर्गों में बना हुआ था। ब्राह्मण यज्ञ करते थे, अनुष्ठान। अब वैश्य जो थे व्यापारी करते थे। क्षत्रिय सेना रखते थे। शूद्र हमारे दास थे। महापाषाण का 3000 साल पहले शुरू हुआ ये शिलालेख महापाषाण और महापाषाण पत्थर से, ये पत्थर दफन करने के जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यह दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल, महापाषाण काल 3000 वर्ष पहले प्रयोग आरंभ हो गया था। ठीक है, इनाम गांव 3600 से 27 साल पहले भीमा के सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की तरफ होता था। कई बार इन्हें घर के अंदर दफनाया जाता था। खाने का, पानी पीने का बर्तन शव के पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। जानवरों को हड्डियां मिली हैं। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, सुअर, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा, मछलियों की भी हड्डियां पाई गई हैं। पाठ 5 राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, पाठ 5 का नाम क्या है? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। ठीक है, 3000 वर्ष पहले 3000 वर्ष पहले राजा बनने की प्रक्रिया में क्या हुआ? कुछ बदलाव आए, जिसमें अश्वमेध यज्ञ आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, शासक 3000 वर्ष पहले राजा बनने की प्रक्रिया में क्या हुआ? कुछ बदलाव आए, यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध करने वाले राजा बहुत क्या थे? शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर महाजनपद के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह से है। ठीक है, किससे है? जन के बसने की जगह से है। अश्वमेध का क्या होता था? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं, तो चलिए इसे देख लेते हैं। यह यज्ञ घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए मतलब छोड़ दिया जाता था। घोड़े किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के विरुद्ध युद्ध करने जाना होगा। उसे दे दिया तो अश्वमेध यज्ञ राजा उससे जाने दिया। ठीक है,
मतलब मान लीजिए उसने रोक लिया घोड़े को तो युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन उसने जाने दिया तो जो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा क्या होगा, अधिक शक्तिशाली होगा। यज्ञ पुरोहित द्वारा संपन्न होता था और राजा विभिन्न राजा को आमंत्रित भी किया जाता था। उत्तर वैदिक ग्रंथ, जो ग्रंथ ऋग्वेद में रचे गए, जैसे सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद, अर्थवेद, उपनिषद। उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन कौन है? सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, उपनिषद भी है, ठीक है। वर्ण क्या था? पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, ठीक है। पुरोहित ने 4 लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया था, ठीक है। कौन कौन से वर्ण थे? तो पहला था ब्राह्मण, जो वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करते थे। क्षत्रिय क्या करते थे? युद्ध और लोगों की रक्षा करते थे। वैश्य क्या करते थे? कृषक, पशुपालक और व्यापारी भी होते थे। शूद्र तीनों लोगों की सेवा करते थे। जनपद का अर्थ क्या है? जनों के बसने की जगह। महायज्ञ को करने वाले राजा जब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगा। इन लोग झोपड़ियां में रहते थे। इनमें लोग झोपड़ियां में रहते थे। सॉरी, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी एक बार। जनपद शब्द का अर्थ जन के बसने से जगह से होता है, ठीक है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर उप जनपदों के राजा माने जाने लगे। इन लोगों झोपड़ियों में रहते थे। इनमें लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा जानवरों को पालते थे और गेहूं, चावल, धान, जौ, तिल, ठीक है, सरसों उगाते थे। कुछ जनपद हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। दिल्ली, पुराना किला, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हस्तिनापुर, अंतर जी खेड़ा, ठीक है। महाजनपद 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, ठीक है। देख रहे हैं शुरुआत कैसे हुई। पहले तो राजा बने जो खुद के पास कुछ नहीं रखते थे, ठीक है। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ, ठीक है, कुछ बदलाव आए। फिर महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की क्या होती थी? राजधानियां होती थी। कई राजधानियां किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि शक्ति का प्रदर्शन करते थे और क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी शामिल था। मतलब सरल हो गया, आसान हो गया। और चलिए देखते हैं कर। महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अधिकांश लोग कृषक ही थे, प्रायः फसल का 1/6 हिस्सा लेते थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। श्रमिकों को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। श्रमिकों को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालक जानवरों तथा उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारी सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो आखेटक थे, जो मतलब शिकार करते थे। कृषि में परिवर्तन क्या हुआ? इस युग में कृषि के क्षेत्र 2 बड़े परिवर्तन आए। 2 बड़े परिवर्तन कौन कौन है? हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे अब कठोर जमीन आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसल की उपज अच्छी हो गई, मतलब बढ़ गई, ठीक है। लोगों ने धान पौधों का क्या किया? रोपण शुरू कर दिया, जिसमें अब पहले की तुलना में
बहुत अच्छी पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। सूक्ष्म निरीक्षण, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 200 वर्ष 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा, सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। तो यहाँ के जब नदियां होकर बहती थी मगध से होकर, तो यहाँ के भूमि उपजाऊ होती होगी, ठीक है। मगध एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था। पहले हाथियों को प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। मगध, बिम्बिसार, ठीक है, मगध का शक्तिशाली शासक था। अजातशत्रु राजगृहों, स्तूपों का निर्माण करा। राजगृह में स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अजातशत्रु ने, ठीक है। अजातशत्रु कौन था? बिम्बिसार का पुत्र था, ठीक है। महापदानंद एक महत्वपूर्ण शासक था, मतलब महापदानंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का एक क्षेत्र उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में फैला लिया था। बिहार के आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में इसका नाम पाटलिपुत्र, आज का पटना, राजधानी बनाया गया है, ठीक है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। अब देख लेते हैं वजी। इसकी राजधानी वैशाली थी। यह मगध के समीप था। यहाँ शासन व्यवस्था गढ़ गढ़ थी और संघ थी। इन गढ़ संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। सभी राजा होते थे। 2300 साल पहले मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। वह मिस्र और पश्चिमी एशिया की एशिया के कुछ राज्यों को जीता हुआ था और भारतीय उपमहाद्वीप के ब्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो सिपाहियों ने इनकार कर दिया। किसके? सिकंदर के। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, हाथी और बहुत बड़ी सेना थी। गौतम, चलिए पार्ट 6 देख लेते हैं। नए प्रश्न नए विचार। पार्ट 6 क्या है? नए प्रश्न नए विचार। ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सभी एनसीईआरटी का है, क्लास 6 का, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। किस स्कूल में हुआ था? शाक्य कुल में, ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में, ठीक है। प्रथम उपदेश कुशीनगर में, प्रथम उपदेश कुशीनगर में। एक मिनट, जो प्रथम उपदेश दिया था यहाँ क्या रहेगा? कुशीनगर नहीं रहेगा, सारनाथ रहेगा, ठीक है। सारनाथ ये कहाँ है? अभी वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, याद रखिएगा, मिस्टेक हो गया है। सारनाथ में दिए थे, ठीक है। सारनाथ में, ये कुशीनगर नहीं रहेगा। और सब सही है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, ठीक है। इनकी कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 35 वर्ष की, ठीक है। जीवन का अंत कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। कितने में? 483 ईसा पूर्व में। ज्ञान की प्राप्ति, बुजुर्ग, मतलब ज्ञान की प्राप्ति के साधन देख लेते। बुजुर्ग, बीमार, मृत, साधु, जिसके कारण 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति की खोज में इन्होंने घर के सुख छोड़ दिया। वो अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। 35 वर्ष की आयु में बोध गया निरंजनी, किस नदी के किनारे? निरंजनी नदी के किनारे। कहाँ है? बोध गया में। पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध के रूप में जाने लगे। पहली बार देखिए यहाँ दिया है, सारनाथ में उपदेश दिए, ठीक है। कौंडिन्य व उनके साथियों को दिया। किसको दिया? कौंडिन्य व उनके साथियों को दिया।
गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली थे। गौतम के शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा का सामान्य लोगों मतलब अपनी शिक्षा का प्रचार सामान्य लोगों के लिए प्राकृतिक भाषा में दी। बुद्ध ने अंतिम लक्ष्य निवाड़ की प्राप्ति बताते हैं। अंतिम लक्ष्य निवाड़ की प्राप्ति बताते हैं। सारनाथ की स्तूप में निर्माण किया गया। सारनाथ में स्तूप का निर्माण किया गया। जीवन कष्टों व दुखों से भरा और इच्छा व लालसाओं के कारण इस लालसा को उन्होंने तृष्णा कहा। इसका समाधान आत्मसंयम है। ठीक है, जिसका समाधान क्या? आत्मसंयम है। हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, हम वर्तमान में जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक जीवन की घटनाएं, सुत पिटक संघ के नियम, अहम पिटक आध्यात्मिक पिटक, ये गौतम बुद्ध के 3 ग्रंथ है। कौन कौन? विनय पिटक, सुत पिटक और अभी समझ में आ रहा है? तीनों अलग अलग हैं। ठीक है। उपनिषद, यह उत्तर वैदिक ग्रंथ तथा उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। यह बातचीत का संकलन और उसके अंतर्गत विभिन्न विचारक चिंतकों के मृत्यु के बाद खोज में ढूंढे गए उत्तर है। जैन धर्म देख लेते हैं। जैन धर्म संस्कृत शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। महावीर का जन्म कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व, कुंड ग्राम वैशाली में, बिहार में जो है अभी। और इन्होंने जाम्हिक ग्राम में प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। अंत इनका कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व। ये हम लोग बाद में और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। पावापुरी राजगिरी बचपन का नाम था। पावापुरी राजगिरी, 1 मिनट रुक जाइए। पावापुरी में जानते हैं क्या हुआ था? महावीर स्वामी का क्या हुआ था? मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है। यहाँ जैन दिया है, स्वामी भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, स्वामी। ठीक है। वजी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। लिच्छवी कुल के राजकुमार थे। 30 वर्ष में इन्होंने अपने घर को छोड़ा। 12 वर्ष और कठिन एकांकी जीवन व्यतीत किया। बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। महावीर इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी। इनके 3 रत्न कौन कौन थे? समय ध्यान, सम्यक दर्शन, समय आचरण। और जैन 2 भागों में थे, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। और महावीर स्वामी का कौन कौन सा था? एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, विनय पिटक था, सुत पिटक था और विनय पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक, सुत पिटक और अभी हम पिटक। ठीक है। अधिगम पिटक। ठीक है। और इनके 3 तक सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है। जैन धर्म की शिक्षाएं, नियम कड़ाई से पालन। ठीक है। किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। भोजन भिक्षा मांग कर सदा जीवन बिताना। चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। मुख्यतः व्यापारियों जैन धर्म के समर्थन किया। ठीक है। कई शताब्दियों तक शिक्षाएं मौखिक रहीं। 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। संघ महावीर
बुद्ध दोनों का ही मानना था। घर त्याग सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। विनय पिटक भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए और संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर प्रवेश ले सकते थे। बिहार जैन बौद्ध धर्म भिक्षुक पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते उपदेश दिया करते थे, परंतु वर्षा ऋतु में यह संभव नहीं था, इसलिए निवास की आवश्यकता होती थी। अनुयायी इनके कुछ उद्यान के लिए बिहार दान द्वारा भूमि प्राप्त बनाए गए। इनमें लोगों को भोजन, दवा वस्त्र लेकर दवा नहीं रहेगा दवा वस्त्र लेकर आते थे और कुछ बदले उपदेश, और उसके बदले में क्या मिलता था? उपदेश। आश्रम व्यवस्था। जैन बौद्ध धर्म इतने फैल रहे थे कि ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था विकसित किया। ठीक है, आश्रम व्यवस्था। जीवन के चरण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह आशा की जाती थी कि यह सदा जीवन बिताए, वेदों का अध्ययन करे। गृहस्थ विवाह करने के पश्चात आश्रम में प्रवेश हो जाता था। वानप्रस्थ जीवन, जंगलों में रहकर साधना करना। संन्यास सब त्याग कर सन्यासी बन जाना। चलिए इतना ही रहने देते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, कल नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जो भी मान लीजिए बोलने में या फिर अगर आप लोग को समझ में ना आ रही हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और मैंने दो जगह मिस्टेक था तो मैंने आप लोगों को सही कराने की कोशिश की है। ठीक है, ऐसे ही मिस्टेक अगर मैं पाऊँगी तो आप लोग को गलत तो नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं उसे सही करके ज़रूर बताऊँगी कि हाँ मिस्टेक है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।